जब हम छोटा बुलबुला बनाते थे तो हमें कम फूंक मारना पड़ता था, लेकिन जब हम बड़ा बुलबुला बनाते थे तो हमें ज़्यादा फूंक मारना पड़ता था। मतलब कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता था। देखिए, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो जब हम एक मेम्ब्रेन को और ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो हमें उसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर इस बुलबुले को हम अगर ज़्यादा स्ट्रेच करें, हम अगर इसे और ज़्यादा स्ट्रेच करें तो हमें यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब कि ज़्यादा फूंक मारना पड़ता है, क्योंकि इसका जो सरफेस है ये तो लिक्विड से बना हुआ है ना, तो उसी का प्रॉपर्टी है। इसका जो सरफेस है ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। हम इसे जितना ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं हमें उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। अब देखिए, इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में जहाँ पर कि हमने सरफेस टेंशन पे बात किया था, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये अगर एक लिक्विड है कंटेनर में रखा हुआ, ये उसका सरफेस है, तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है और इसके अंदर किसी जगह पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे ज़्यादा एनर्जी होता है, ये ज़्यादा एनर्जी स्टेट में होता है। सो इसमें एनर्जी जो है ये ज़्यादा होता है, या फिर कहें ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है। इसी के कारण जब हम इस
सरफेस को स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो चूंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी होता है, तो जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया बनाएंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। यही कारण है कि पत्तों में पानी की बूंद जो है ये स्फेरिकल शेप में होता है, क्योंकि स्फेयर जो है, स्फेयर एक ऐसा शेप है जिसका कि सरफेस एरिया मिनिमम होता है। कहने का मतलब ये है कि सेम वॉल्यूम का एक क्यूब ले ले, एक सिलेंडर ले ले, एक कोन ले ले और एक स्फेयर ले ले, सेम वॉल्यूम का, तो जो स्फेयर होगा उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा। सो लिक्विड का ये टेंडेंसी होता है, उसका सरफेस जो है वो कोशिश करता है कि अपना सरफेस एरिया मिनिमम हो। इसीलिए पत्तों में पानी की बूंदें जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है, क्योंकि इस केस में इसका सरफेस एरिया जो होता है ये मिनिमम होता है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि सरफेस टेंशन, हाइपोथेटिकल सरफेस टेंशन जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मान लेते हैं चलिए, और ये पानी की एक बूंद है। और रियल सिचुएशन क्या होगा कि पानी की बूंद है ये, इसके सरफेस में सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। सो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है और अंदर कहीं पर जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों का एनर्जी स्टेट जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो एनर्जी जो है ये सेम होगा। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि जैसे हमने बात किया, यहाँ का मॉलिक्यूल से यहाँ का मॉलिक्यूल अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होता है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा होता है, ये हायर एनर्जी लेवल पे होता है। तो इसका मतलब कि सरफेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ सरफेस जो है, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है सबको अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि इनका जो एनर्जी है, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है उनका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी अगर देखें। मतलब कि इस सरफेस को क्रिएट करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी ये सराउंडिंग्स प्रोवाइड करता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा टू क्रिएट द सरफेस को क्रिएट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा। आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखें, यहाँ पर इनका अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो इनका जो टोटल एनर्जी होता सरफेस के मॉलिक्यूल्स का, उससे काफ़ी ज़्यादा होगा इसका एनर्जी, इस रियल केस में जो एनर्जी होगा सरफेस का। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होता है सरफेस को क्रिएट करने के लिए। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को कहा जाता है सरफेस एनर्जी। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सरफेस एनर्जी। अब अगर यहां पर, ये तो स्फेरिकल शेप में है, अब अगर यहां पर हम एक यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं, दिस इज यूनिट एरिया। सो अगर यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं तो इस यूनिट एरिया का जो सरफेस एनर्जी होगा, जो एनर्जी होगा, इसे कहा जाता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी। सो सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो अगर एक सरफेस की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला सरफेस चलिए मान लेते हैं, ये वाला जो सरफेस है तो इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस सरफेस को क्रिएट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, लेट्स से कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी ई है, और इसका जो एरिया है दैट एरिया इज ए। तो यहां पर सरफेस एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो सरफेस एनर्जी डेंसिटी होगा सरफेस एनर्जी, दिस इज सरफेस एनर्जी, दिस ई इज सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय उस सरफेस का एरिया। सो दिस इज सरफेस एनर्जी डेंसिटी। अब ये जो सरफेस एनर्जी डेंसिटी है, इसके साथ हम सरफेस टेंशन को किस तरह से इंटर रिलेट कर सकते हैं?
चलिए देखते हैं कैसे हम इसे इंटर रिलेट करेंगे। तो हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ये रॉड से बना हुआ पतला रॉड से बना हुआ है। देखिए 3 आर्म्स है, 1, 2 और ये 3। अब हम इसमें चौथा आर्म ऐसा जोड़ेंगे कि ये आर्म जो है ये आर्म मूव कर सके, कुछ ऐसे। अब हम इसे साबुन पानी का जो घोल है उसमें डुबो देंगे, तो इससे क्या होगा, यहां पर एक फिल्म बन जाएगा। अब हम ये जो आर्म है इस आर्म को अगर इस तरफ खींचते हैं तो ये जो फिल्म है ये फिल्म स्ट्रेच्ड होगा। अब देखिए फिल्म स्ट्रेच्ड हो रहा है मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया
या बढ़ाने के लिए हमें इसमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो एनर्जी आ कहां से रहा है? इस आर्म को खींचने के लिए हमें यहां पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस फोर्स लगाने से, ये वाला फोर्स लगाने से, ये आर्म जो है ये कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो हमने यहां पर कुछ काम किया। सो यहां पर हमने जो काम किया, वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए फोर्स का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हम सिंपली कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इतना काम हमने किया। यही काम जो है वो एनर्जी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो यहां सरफेस को क्रिएट करने में लगा। अब इसी फिल्म को हम एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। चलिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है, हम इस तरह से देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें ये फिल्म जो है हमें एक पतला लाइन की तरह दिखेगा। यही फिल्म हमें पतला लाइन की तरह दिखेगा। पहले ये ऐसा था, ये वाला जो आर्म है, ये वाला आर्म यहाँ पर स्क्रीन से अंदर की तरफ, जो पहले आर्म था, ये चौथा वाला आर्म जो था पहले था यहाँ पर स्क्रीन से अंदर की तरफ। अब हमने इसे स्ट्रेच किया तो ये ऐसे इतना एलोंगेटेड हो गया। अभी आर्म यहाँ पर है, ये स्क्रीन से अंदर की तरफ। चीज़ों को बेहतर समझने के लिए मैं इसे स्ट्रेच करके ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि यहाँ अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या हो रहा है ये हम समझेंगे। तो इसी चीज़ को मैं अभी बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा फिल्म, फिल्म को मैंने थोड़ा चौड़ा ड्रॉ कर दिया ऐसे। पहले फिल्म ऐसा था, इसी चीज़ को हमने स्ट्रेच कर दिया, और अब स्ट्रेच करने के बाद ये फिल्म इतना बढ़ गया। अब देखिए यहां पर ये सरफेस बन रहा है ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये कहां से बना? ये इस फिल्म जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, और यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर आ जाएंगे। यहां बहुत बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यहां से मॉलिक्यूल्स जो है इस तरफ आ जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है यहां अंदर वाला पार्ट को क्रिएट करेगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस को क्रिएट करेगा। सो यहां से मान ले ये सरफेस में आ गया, ये भी सरफेस में आ गया। तो जब यहां से मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, अंदर वाला मॉलिक्यूल अंदर में ही है, तो ये जो है सेम एनर्जी लेवल पे होगा, सेम एनर्जी। सो इसे तो हमें, इसके लिए हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस को क्रिएट कर रहा है, ये थोड़ा एनर्जी डिमांड कर रहा है हम लोगों से। मतलब इसे एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि यहां एनर्जी इसका ज्यादा है, यहां पर एनर्जी कम है। तो कुछ एनर्जी हमें इसे देना होगा, तब जाके सरफेस क्रिएट होगा। जैसे कि हमने बात किया, सरफेस क्रिएट करने के लिए कुछ एनर्जी
एनर्जी चाहिए होगा। कुछ सरफेस एनर्जी चाहिए होगा यहां पर। तो वही एनर्जी हमने जैसे बात किया, ये फिल्म जब स्ट्रेच्ड होगा तो सरफेस एरिया बढ़ा, तो यहां देखिए सरफेस एरिया बढ़ा, तो वही एनर्जी चाहिए होगा इसे सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, जो कि हम जो काम कर रहे हैं वही एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बना, ये जो एक्स्ट्रा एरिया बना, उसका सरफेस एरिया कितना होगा? सिर्फ इस पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा? जितना हमने वर्क किया वही एनर्जी तो यहां पर प्रोवाइडेड हुआ। तो उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। अब देखिए यहां पर हमने कितना काम किया, क्योंकि वही तो इसके सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। चलिए देखते हैं हमने कितना काम किया। हम देखें F फोर्स लगाया था हमने और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट x हुआ था, तो हमने वर्क किया था Fx। लेकिन ये F होगा कितना, हम कितना फोर्स लगाएंगे? तो उसके लिए देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था, सरफेस टेंशन वाला वीडियो में, अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो YouTube के सर्च बार में जाके लिखिए सरफेस टेंशन एडू पॉइंट, आपको सरफेस टेंशन का बेसिक वीडियो मिल जाएगा। और हाँ, नया वीडियो देखिएगा। चलिए, वहां पर हमने देखा था अगर एक सरफेस है, एक लिक्विड का सरफेस है ये, तो कहीं पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, L लेंथ का इमेजिनरी लाइन, तो इस लेंथ में, इस लाइन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इधर वाले मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचेगा और इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी इन मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ सेम फोर्स से खींचेगा। तो इधर ये F फोर्स से खींचेगा, ये भी F फोर्स से खींचेगा। तो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, वैसे सरफेस टेंशन क्या है ये अगर देखा जाए तो कहा जाता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों फोर्सेस में से कोई सा भी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया था उसका लेंथ। सो L लेंथ के किसी भी एक तरफ से इस लाइन में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको जिस फोर्स से खींचा जाएगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय L। सो दिस इज सरफेस टेंशन। तो यहां से हम कह सकते हैं फोर्स जो लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब देखिए यहां पर हम मान लेते हैं ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ क्या कितना है, ये L है मान लें। चलिए ये L है। तो फिर इस आर्म को देखें जो पहले यहां पर था, इसके इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स इसे अपने तरफ खींच रहा है। तो यहां पर ये इसे अपने तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से खींचेगा? ऑब्वियसली अगर इस फिल्म में सरफेस टेंशन सिग्मा हुआ और ये वाला लेंथ अगर L हुआ तो सिग्मा इंटू L, इतना फोर्स से ये इसे अपने तरफ खींचेगा, इस तरफ बाईं तरफ खींचेगा। लेकिन रुकिए, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म के दो सरफेसेस होंगे। एक तो आपको यहां पर दिख रहा है इस तरफ, और एक पीछे की तरफ सरफेस होगा। सो टू सरफेसेस, दो सरफेसेस होंगे। आप अगर इस फिगर में देखें तो यहां पर ये वाला एक सरफेस, ये और एक सरफेस ये वाला आपको दिख रहा है और ये वाला पीछे है, स्क्रीन में पीछे है। तो एक तरफ का सरफेस जो है वो सिग्मा L फोर्स से इस लाइन को या फिर इस आर्म को खींचेगा। ये आर्म यहां पर था, उसे ये इस तरफ खींच रहा था। किस फोर्स से? सिग्मा L। लेकिन पीछे वाला सरफेस में भी तो सरफेस टेंशन होगा, वो भी इस आर्म को इस तरफ बाईं तरफ सिग्मा L फोर्स से खींचेगा। तो ये जो आर्म है इसमें टोटल फोर्स कितना
लगेगा इस तरफ बाईं तरफ 2 इंटू सिग्मा एल। सो इतना टोटल फोर्स लगेगा। मतलब कि इस आर्म को अगर हमें इस तरफ स्ट्रेच करना है, या फिल्म को स्ट्रेच करना, आर्म को अगर इस तरफ ले जाना है, तो हम कितना फोर्स लगाएंगे? ऑब्वियसली 2 इंटू सिग्मा इंटू एल। यहां पर थोड़ा डाउट होता है कि अगर ये इतना फोर्स लगाए 2 सिग्मा एल और हम भी 2 सिग्मा एल लगाएं तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो फिर ये आर्म मूव कैसे करेगा? तो आप इसे कुछ इस तरह से सोचें कि एक बहुत ही छोटे से समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए हमने एक फोर्स लगाया जो कि F से, दैट मीन 2 सिग्मा एल से बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है, इतना सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो छोटे से समय के लिए वो जो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स है, उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण एक छोटे से समय के लिए इसमें एक छोटा सा एक्सीलरेशन होगा, और उस छोटे से समय में एक्सीलरेशन के कारण क्या होगा? एक छोटा सा इसे स्पीड मिलेगा। उसके बाद यहां से यहां तक मान ले बहुत ही छोटे समय के लिए हमने वो ज्यादा वाला फोर्स लगाया, थोड़ा सा ज्यादा, फिर हमने F फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम F फोर्स लगाएंगे वैसे ही ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन वो जो स्पीड है वो तो इसमें रह जाएगा। भले ही नेट फोर्स 0 हो, लेकिन इसमें एक छोटा सा ही सही स्पीड तो मिल जाएगा। अब उसी स्पीड से ये आगे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अब यहां पर हमने क्या किया? वो जो इतना सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हमने फोर्स लगाया था ना, अब हम उतना ही थोड़ा सा कम फोर्स लगा देंगे। तो क्या होगा? ये डिसिलरेटेड हो जाएगा, और डिसिलरेटेड होगा और धीरे 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 ये रुक जाएगा। ऑन एन एवरेज आप ये पाएंगे कि हमने फोर्स लगाया F, एक छोटे से समय के लिए हमने इतना सा थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाया था, और अंतिम समय में उतना ही समय के लिए हमने उतना ही थोड़ा सा कम फोर्स लगाया था। तो देखिए F फोर्स ही हमने लगाया, वो जिस 2 सिग्मा एल, और यहां पर आर्म यहां से यहां तक पहुंच गया। तो अगर आर्म को खींचना है तो हमें F फोर्स ही लगाना होगा, विच इज 2 सिग्मा एल। तो यहां पर हम कहेंगे वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एक्स। F का वैल्यू कितना होगा? F का मैग्नीट्यूड फोर्स का 2 इंटू सिग्मा इंटू एल। तो ये तो हो गया F और ये x, तो वर्क डन हो गया ये। मतलब कि हमने इतना एनर्जी प्रोवाइड किया, उसके कारण कुछ सरफेस बना, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया क्रिएट हुआ। सो वो कितना क्रिएट हुआ? सो ये जो है ये कितना क्या क्रिएट करता है? इतना एनर्जी जो है इट क्रिएट्स सम एरिया, थोड़ा सा एरिया बढ़ा रहा है ये। सो एक सरफेस क्रिएट कर रहा है। कितना एरिया का सरफेस क्रिएट कर रहा है? आप गौर से इस रेक्टेंगल को देखिए, ये जो रेक्टेंगल है इतना ही एरिया बढ़ा था। तो यहां पर ये L इसका लेंथ और X इसका ब्रेड्थ, तो LX। ये तो आपको एक तरफ का एरिया दिख रहा है, ये जो है ये वाला आपको दिख रहा है LX, लेकिन इसके नीचे पीछे की तरफ, स्क्रीन में पीछे की तरफ भी तो उतना ही एरिया एक्स्ट्रा बना, तो वो भी तो बना, ये भी तो बना, इट इज ऑल्सो LX। सो इट क्रिएट्स LX प्लस LX, ट्वाइस ऑफ LX, इतना एरिया क्रिएट कर रहा है। देखिए इतना सा एनर्जी, मतलब हमारा किया हुआ काम जो कि एनर्जी के तौर पे यहां सरफेस को क्रिएट करेगा, इतना एनर्जी अगर इतना एरिया क्रिएट करता है तो हम कह सकते हैं इतने से एरिया के लिए, ये जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है, एक्स्ट्रा वाला एरिया के लिए सरफेस एनर्जी होगा ये 2 सिग्मा LX। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी, माफ कीजिएगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना होगा? पर यूनिट एरिया। सो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज 2 सिग्मा LX डिवाइडेड बाय 2 LX। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा। ये क्या है? सरफेस टेंशन। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी डेंसिटी। सरफेस एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी।
सो सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है सरफेस टेंशन। सो सरफेस एनर्जी डेंसिटी इज सरफेस टेंशन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगला जो वीडियो है उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आप